हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। हमारी एक सीरीज़ चली हुई है और उस सीरीज़ की यह 16वीं क्लास है। सीरीज़ क्या है? एचटेट के एचटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से, एसएसटी से, या यूँ कहें कि ज्योग्राफी से आने वाले बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये एनसीईआरटी से ही क्लास की जाती है, जिससे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाए जाएँ। किस प्रकार से? आज की क्लास, जिससे यहाँ पर एक भेड़ आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह भारतीय भेड़ नहीं है, यह है मैरिनो भेड़ और यह दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरी पिक्चर में क्या है? ये खनन हो रहा है और यहाँ पर सोना पाया जाता है। ये कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है। इसके बाद तीसरी पिक्चर कौन सी है? इसमें दो नदियों के बारे में बताया गया है। नदियाँ कौन सी हैं? दक्षिण अफ्रीका की ही नदियाँ हैं। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे पढ़ने का मज़ा भी आता है, इसलिए बेस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, जो उसका नीचे वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग में आता है, बल्कि नीचे वाले भाग में कहें या यूँ कहें कि कुछ इसका हिस्सा ऊपर भी है और कुछ नीचे भी है। अफ्रीका महाद्वीप का उसका जो दक्षिणी भाग है वह है दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका में घास स्थल पाए जाते हैं। इस प्रकार के घास स्थल ये हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण कुछ और है, और ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में भी हैं, लेकिन उनको बोलते हैं प्रेरी, जो उत्तरी में है। आज हम बात कर रहे हैं वेल्ड के बारे में। आपने क्वेश्चन कहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो जो वेल्ड के घास स्थल हैं, इनको नाम दिया गया है वेल्ड। किसने नाम दिया है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो वेल्ड के घास स्थल हैं वे दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे आज, और इस प्रकार का नज़ारा आपने सिर्फ मूवीज़ में या फिर फोटोग्राफ्स में ही देखा होगा, है ना। यह बड़ी बड़ी घास होती है, ऐसी हमारे यहाँ तो नहीं पाई जाती। देखिए, वेल्ड की विशेषताएं क्या हैं? 600 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। पठार क्या होते हैं? हम बार बार डिस्कस करते ही हैं कि ऊपर उठे हुए मेज की आकृति होती है, इसको पठार बोलते हैं। पर्वत इससे काफ़ी ऊंचे होते हैं और जो समतल मैदान है वह इससे नीचा होता है। तो कुछ इस प्रकार के होते हैं पठार। उर्मिल क्या है? उर्मिल पठारों के नाम है। जिस प्रकार हमारे दक्कन का पठार है, उसी प्रकार उर्मिल पठार नाम है इसका। यह है ड्रैक्सबर्ग पर्वतों से घिरा है। ठीक है, ये पर्वतों के नाम हो गए कि जो वेल्ड है वह ड्रैक्सबर्ग पर्वतों से घिरा है। पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है और उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। उच्च वेल्ड का क्या मतलब है? कि ऊंचाई वाले स्थान वेल्ड के स्थित हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें जान ली, और रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों को समझना है, समझने से बातें याद हो जाएंगी। कौन सी नदियाँ वेल्ड को संचित करती हैं? ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ। हमने यहाँ पर जो नदियाँ देखी थी, ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी। ठीक है, जिस प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत में है, उसी प्रकार ऑरेंज और लिम्पोपो इंटरक्रॉस नदियाँ हैं दक्षिणी अफ्रीका की। ये नदियाँ इस भाग को संचित करती हैं। ठीक है, इन नदियों के पानी से ही ये इस घास को पानी मिल पाता है। आसपास के एरिया में संचित होती रहती हैं जगहें। ठीक है, इसके बाद वेल्ड के नामकरण के बारे में सत्य है, यानी कि वेल्ड का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के ब्रिटेन का उपनिवेश बनने से पहले डच आदिवासियों द्वारा यह नाम रखा गया था। तो जो डच आदिवासी थे उन्होंने इस जगह का नाम वेल्ड रखा था। और दक्षिण अफ्रीका जब ब्रिटेन यूके का उपनिवेश नहीं था, इसका गुलाम कह सकते हैं आसान भाषा में, नहीं था, उससे पहले डच लोगों ने यह नाम रखा था। बाद में क्या हुआ कि यूके के साथ व्यापार बढ़ा इनका, क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में सोने और हीरे की खानें पाई जाती हैं। तो इन्होंने यूके ने संपर्क बढ़ा, और बाद में ऐसी हालात बन गए कि यह इसका उपनिवेश बन गया। ठीक है, वेल्ड की जलवायु कैसी है डिस्कस करते हैं कि वेल्ड की ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया उसके बाद बताएं कि इसकी जलवायु
ऐसी है। सही या गलत बताना होगा 4 में से एक। तो अगर आपको ये पॉइंट पता है तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। हिंद महासागर के प्रभाव से वेल्ड की जलवायु नम है, यानी कि यह दक्षिण में है, हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक जो इसके प्रभाव के कारण जलवायु नम रहती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य पहुंच जाता है। ठीक है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा, हमारे यहाँ जून जुलाई सबसे अधिक गर्म होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इसका ओपोजिट होता है, क्योंकि जब सूर्य के सामने हमारा उत्तरी गोलार्ध आता है पृथ्वी का, तो दक्षिणी तो इसके वापस यानी कि ओपोजिट होता है ना, वहाँ पर ठंड होती है। और जब यह घूमकर आगे आता है तो हमारे यहाँ इसके विपरीत मौसम होता है। तो जुलाई यहाँ पर सबसे अधिक ठंडा मौसम होता है। हमें बिलीव नहीं होता होगा है ना कि जुलाई में तो इतनी गर्मी पड़ती है यार, लेकिन ये एक जगह के हिसाब से है। अगर हम अपना स्थान चेंज कर दें, हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं, तो वहाँ पर जुलाई में सबसे अधिक ठंड होगी। और जैसे अब दिसंबर में यहाँ सबसे अधिक ठंड है, तो इस समय वहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। और ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक और गर्म होती है, यानी ग्रीष्म अल्पकालिक क्या मतलब है, अल्प होता है कम और कालिक समय के लिए। ठीक है। ग्रीष्म में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री हो जाता है। जोहान्सबर्ग क्या है, यह दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट भी इसको कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट शहर है। यहाँ की आबादी भी सबसे अधिक है। आबादी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि सोने और हीरे का व्यापार काफ़ी होता है, यहाँ पर खनन होता है, तो इस कारण लोग आकर बस जाते हैं। जिस प्रकार हरियाणा के फरीदाबाद में लोग रहते हैं या गुरुग्राम में लोग रहते हैं, अब गुरुग्राम का जो मानेसर है उसको भी नगर निगम बना दिया गया है। देख लीजिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो दो नगर निगम हो गए। नगर निगम में क्या होता है, जिस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसको नगर निगम बना देते हैं। तो एक ही शहर में अब दो जगहें ऐसी हो गई हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो गई है। उसी प्रकार जोहान्सबर्ग भी ऐसा ही शहर है। अच्छा, वेल्ड में वर्ष, एक मिनट, हाँ, वेल्ड में वर्ष में नवंबर से फरवरी के मध्य ग्रीष्मकालीन महीने होते हैं। जैसा हमारे यहाँ जिस टाइम सर्दी होती है वहाँ पर गर्मी होती है। वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जल धाराएं बहती हैं। शीत ऋतु जून से अगस्त तक वर्षा कम होती है। देख लो, हमारे यहाँ वर्षा होती है इन महीनों में, वहाँ पर कम होती है। इसके बाद जब वेल्ड में गर्मी होती है तो उस समय प्रेयरी में क्या होता है। प्रेयरी क्या है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का, उसमें जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा का क्षेत्र है, वहाँ पर जो घास स्थल हैं उनको प्रेयरी बोलते हैं। तो यहाँ का जो मौसम होगा वह यहाँ के विपरीत होगा। तो जिस समय वेल्ड में गर्मी होगी तो वहाँ पर क्या होगी, ठंड होगी। ठीक है। इसके बाद वेल्ड की वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में बताएं। सबसे पहले तो यह नाम ही इम्पोर्टेंट है वेल्ड की, ऐसा ही पूछ ले बिल्कुल बेसिक से कि वेल्ड के घास स्थल हैं, इतना डीप जाए ही ना कि वेल्ड के घास स्थल कहाँ पे हैं। आगे ऑप्शन दे दे कि उत्तरी अमेरिका में है या दक्षिणी अफ्रीका में है, तो आप बता दें कि दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में वेल्ड है। तो यहाँ की वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके हुए हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। अभी देखो, पिक्चर में देखोगे तो धरती लाल दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर लाल घास होती है। जो भी आप दूसरी पिक्चर देखेंगे यहाँ पर भी लाल घास आप देख सकते हैं। ठीक है। तो लाल घास यहाँ पर अधिक पाई जाती है। बबुल एवं मरूला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते हुए दिखाई देते हैं। जो हमने डिस्कस किया था कि ऊंचे भाग को, जो वेल्ड का ऊंचा भाग है उसमें बबुल एवं मरूला जैसे वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख जानवर कौन से हैं, शेर, तेंदुआ, चित्ता, कुडू, इस प्रकार के जानवर यहाँ प्रमुख पाए जाते हैं। वेल्ड में फसलें कैसी होती हैं। देखो, पशुपालन एवं खनन के लिए वेल्ड प्रसिद्ध है। ठीक है ना। जैसा हमने डिस्कस किया कि सोना और हीरे के यहाँ पर व्यापार होता है, मुख्य कार्य इसको कह सकते हैं। और पशुपालन भी यहाँ पर होता है। कृषि कम होती है। मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। जहाँ है वहाँ पर मक्का, ज्वार, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू। आप देख रहे होंगे कि ये फसलें ऐसी होती हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। नकदी फसलों का क्या अर्थ होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने खाने के लिए या घर के यूज के लिए उगाते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं
जिस प्रकार कपास है, गन्ना है, एक भारी मात्रा में हम उगाते हैं, इतना हम घर पे तो प्रयोग इसका नहीं कर सकते, तो इसी कारण इनको हम बेच के कुछ रुपए पैसे प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं को नकदी फसलें कहते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट के। भेड़ की कौन सी प्रजाति यहाँ मशहूर है? जो स्टार्टिंग में पिक्चर लगी थी वो भेड़ है मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़ यहाँ पर मशहूर है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरिनो भेड़ का संबंध है उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, तो दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड से इसका संबंध है। किसका? मेरिनो भेड़ का। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अब आपको पता है कि खनन यहाँ पर होता है, पशुपालन होता है, कृषि कम होती है, तो भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित होता है, बिल्कुल होगा। मेरिनो भेड़ लोकप्रिय प्रजाति है। दुग्ध उत्पादन दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पहला महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा हो गया? खनन हो गया क्या? खनन है यहाँ का मुख्य व्यवसाय। पशुपालन नम एवं गर्म प्रदेशों में होता है। दुग्ध उत्पाद घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए होता है। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? वेल्ड खनिजों का भंडार है, कैसे? बताएं। वेल्ड खनिजों का भंडार किस प्रकार से है? यहाँ पर वेल्ड की लाल घास आपको दिखाई दे रही होगी, वेल्ड घास थल की। वेल्ड में खनिजों का भरपूर भंडार है, भरपूर मात्रा में भंडार है, ठीक है। जहाँ लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित कर दिए गए हैं। जोहान्सबर्ग में यह मशहूर व्यवसाय है। सोना और हीरे का खनन इसी प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लो, इसे हाईलाइट कर लो। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहते हैं। यह कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए कौन है? जोहान्सबर्ग। और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जब हीरे पाए गए, हीरे कहीं मिल गए, तो उनको कहा कि भर ले, इनको कहीं भर ले, क्योंकि यह सबसे अधिक कीमती है। सोने से भी अधिक कीमती होता है हीरा, तो हीरे को भर ले, ठीक है, किम्बरले, ठीक है। और हीरे और सोने के खनन के कारण दक्षिणी अफ्रीका और ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। धीरे धीरे दक्षिणी अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। यातायात है तभी तो सोने को, हीरे को या खनन में जो लोहा या इस्पात मिलता है उसको यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने क्या क्या मुख्य बातें डिस्कस की। एक तो ये कि जो वेल्ड है, वेल्ड के घास थल दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अच्छा, ऑरेंज और लिम्पोपो नदी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, ये भी हो गई। जोहान्सबर्ग क्या है? जोहान्सबर्ग स्वर्ण राजधानी है, यानी कि गोल्ड कैपिटल है पूरे विश्व की, जोहान्सबर्ग। यहाँ पर सोने का और यहाँ पर हीरे का व्यापार होता है। मेरिनो भेड़ यहाँ पर प्रमुख है, प्रसिद्ध है। लोगों का व्यवसाय क्या हो गया? भेड़ पालन हो गया। लाल घास यहाँ पर पाई जाती है। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये बात आपने जान ली, एक बात आप मुझे बताएंगे कि जब प्रेयरी में गर्मी का मौसम होता है, गर्मी होती है, समर होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वेल्ड में कैसा मौसम होता है, इसको लिख कर बताएं। अगर एक आध आप बात एडिशनल इसमें लिख सकते हैं जो आपने आज सीखा है वो भी लिखें, मात्र एक शब्द में अपना उत्तर न दें, ठीक है, कम से कम 1-2 लाइन में लिख कर बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग क्या क्या सीख रहे हैं, कितना कितना आपको आ रहा है। और ऐसी क्लासों में आप सिर्फ इनको देखा करें, ऑब्जर्व किया करें, रटने की कोशिश मत किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी से डायरेक्ट होते हैं। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको पता है कि बहुत ऐसी होती है कि किसी को भी समझ में आ जाती है। एक बच्चे के लेवल की लैंग्वेज होती है, आसानी से बताया जाता है, क्योंकि 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी है वो ऐसी ही होती है कि अपने आसपास से जोड़कर चीज़ें समझाई जाएँ, ठीक है। और एनसीईआरटी से ही आपकी क्लासें ली जा रही हैं। आज की 16वीं क्लास है। इसी प्रकार लगभग 10 से 15 मिनट की ऐसी 15 क्लासें पहले आ चुकी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे वायुमंडल के बारे में समझा रखा है, हमारी पृथ्वी के बारे में समझा रखा है, जो हमारी सैलें होती हैं उनके बारे में समझा रखा है, बता रखा है, बातें कर रखी हैं, रटवाया कुछ भी नहीं है। प्यारी प्यारी क्लासें हमने कर रखी हैं। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट्स की, जिस प्रकार टेट के लिए, सी टेट एस टेट के लिए जो पैडागोजी होती है, CDP होती है,
उसके लिए मैराथन आ रखी हैं, मैथ के लिए मैराथन आ रखी है प्यारी सी। अगर वो देख लेते हैं, जिसका मैथ बिल्कुल वीक था बचपन से, जिसने मैथ कभी नहीं किया, उसके भी 60-70% मार्क्स आ ही जाते हैं। रीजनिंग के लिए प्यारी सी मैराथन आ रखी है। हिंदी वाली मैराथन का आप लोग लाभ ले ही रहे हैं। आप कमेंट बताते भी हैं कि सर आप काफ़ी अच्छा कर रखा है। और जो रात को क्विज होती है 9 बजे, उसमें जो आप लोग भाग लेते हैं, आप अपना एनालाइज करते हैं आप खुद का लेवल कि कितना क्या कुछ कर रखा है। 9 बजे होती है तो उसमें भी जुड़ें और डेली पढ़ते रहें। आपको खुद अनुभव होता होगा कि अगर आप 2-3 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप जहाँ तक पहुँचे थे आप उससे वापस बैक जाने लगते हैं, चीज़ें आपके माइंड से जाने लगती हैं, हटने लगती हैं। इस कारण पढ़ते रहें, डेली कुछ कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते रहें, ठीक है। एक एक ईंट जोड़ के ही बड़े बड़े महल खड़े होते हैं। उसी प्रकार एक एक दिन जोड़ के आप अपनी तैयारी को बुलंद बनाएं, आगे लेकर जाएं। कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट्स, किसी भी टॉपिक को लेकर, या एग्ज़ाम फियर या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे धकेल रही हैं, तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चीज़ें दी गई हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, पढ़ते रहिए। और बिल्कुल सब चीज़ें फ्री हैं, कोई भी पेड कोर्स नहीं लॉन्च कर रखा है, सब चीज़ें फ्री हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। उनका लाभ लीजिए और सिलेक्शन लीजिए, अपने आप को बुलंद बनाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए, ठीक है। दबाव नहीं लेना है, डरना दबना नहीं है, बस पढ़ते रहिए लगातार और चीज़ें समझते रहिए, रिवाइज चीज़ों को कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।